वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और हम आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रहे हैं और हमारी सारी थ्योरी नोट्स पेडागोजी सब कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, अगर अभी तक नहीं देखा तो उनको देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि अब हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा 5th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे साइंस में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे सभी स्टूडेंट साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इन। जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक होती है किसमें, ये हमने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा था। सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेट सॉइल। जो आपकी मृण्मय मृदा होती है उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर की वो बहुत ही अच्छी होती है, जबकि जो बलुई मृदा होती है आपकी सैंडी सॉइल होती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की, जो आपका रेत होता है जिसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही बेकार होती है। इसी कारण हम उसका ये क्या क्या कहेंगे कि उसका पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होता है, पानी के जो बहने का रेट होता है वो बहुत हाई होता है सैंडी में। लेकिन जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सैंडी सॉइल में बलुई मृदा में बहुत कम होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपकी मृण्मय मृदा में होती है, क्लेट सॉइल में होती है। बाकी जो आपकी लूमी सॉइल होती है, दुमटी मृदा होती है, वो आपका कॉम्बिनेशन होती है किसका, सैंडी का, क्लेड का और सिल्ट का। सिल्ट को हम हिंदी में गाद बोलते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपकी लोमी सॉइल होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन कॉकरोचेज एयर एंटर द बॉडी थ्रू। जो तिल चट्टे होते हैं उनके शरीर में जो वायु प्रवेश करती है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो कहाँ से करती है ये हमें बताना है। तो वो आपकी स्पाइरिकल से करती है, ये हमने पढ़ा भी था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में श्वास रंध्र बोलते हैं। उन श्वास रंध्रों से स्पाइरिकल के थ्रू ही आपके जो तिल चट्टे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, उनमें जो वायु होती है, एयर होती है, वो एंटर करती है। और बाद में जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं से स्पाइरिकल से ही बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिए, तो कॉकरोचेज में कहाँ से एयर एंटर करती है, स्पाइरिकल्स में। और ये जो श्वास रंध्र होते हैं ये इंसेक्ट की साइड में होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए लंग से जो है वो हम ह्यूमन सांस लेते हैं, फ्रॉग भी सांस लेता है, ठीक है। अगर मैं गिल्स की बात करूँ तो जो फिश होती है उसमें जो एयर एंटर करती है वो उनके गिल्स से एंटर करती है, जिसे हम क्लोम बोलते हैं। और बाकी अगर स्किन की बात करें, त्वचा द्वारा कौन करता है, कौन एयर को लेता है, आपका जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, वो स्किन से एयर को लेता है। तो यहाँ पर तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति होता है उसकी विराम अवस्था में श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट कितनी होती है ये हमें बतानी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, 15 से 18 प्रति मिनट। बाकी आप नेट वगैरह पर या कुछ बुक्स में देखेंगे तो वहाँ 12 से 18 भी है, 12 से 20 भी है, उसी के बीच में है। तो यहाँ पर हम उसी को कंसीडर करते हुए एनसीईआरटी को ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि। यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जितनी ऑक्सीजन, जितनी वायु ग्राउंड पर होती है उतनी ऑक्सीजन माउंटेन पर नहीं होती, इसी वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है। वहाँ उपलब्ध वायु की जो मात्रा होती है वो भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। यही कारण है कि वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर करते हैं। और याद रखिए जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो दाब होता है, वो भी कम होता चला जाता है क्योंकि वायु वहाँ पर कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शन गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम ए में कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं और उनके फंक्शन कॉलम सेकंड में दिए हैं जिनका हमें मैचिंग करना है। कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से हमें मिलान करना है। सबसे पहले अगर मैं स्टोमेटा की बात करूँ, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे लीव्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। और ये किस में मदद करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है। और ये कब
कब जो स्टोमेटा है, इनके जो छिद्र हैं वो कब ओपन होते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना रहे होते हैं। तो उस समय जो स्टोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। और साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है तो जो वाटर वेपर होती है, जो भाप होती है पानी की, वो भी बाहर निकलती है इन रंध्रों से। तो स्टोमेटा जो है वो आपका ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। और ये जो ट्रांसपीरेशन है वो डे टाइम में ही होता है, क्योंकि ये स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस सनलाइट आ रही होती है उसी टाइम पर ये ओपन होते हैं। बाकी नाइट में जो स्टोमेटा के पोर हैं, छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं। और वो किस चीज़ में मदद करते हैं, उस समय ट्रांसपीरेशन नहीं होता और जो पानी की भाप है, पानी की वाटर वेपर है, वो बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो समझ में आया, स्टोमेटा आपका ट्रांसपीरेशन से जुड़ जाएगा, रंध्र आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पहले का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जाइलम की बात करूं तो देखिए हमारे प्लांट में दो तरह के टिश्यू की, दो तरह के ऊतक की सबसे ज़्यादा बात होती है, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मदद करते हैं, जल के परिवहन में मदद करते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं वो भोजन के परिवहन में मदद करते हैं। भोजन मतलब जो मिट्टी में पोषक तत्व है उन सबको हमारे प्लांट्स तक लेकर जाते हैं। कौन से? फ्लोएम। फ्लोएम तो आपके फूड को लेकर जाएंगे, भोजन को लेकर जाएंगे, ये वो वाले ऊतक हैं जो भोजन को लेकर जाते हैं। और अगर मैं जाइलम की बात करूँ तो ये वो वाले टिश्यू हैं, वो वाले ऊतक हैं जो आपके पानी को लेकर जाते हैं। तो सेकंड तो आपका डी के साथ हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट और वाटर। और थर्ड आपका जो हो जाएगा, फोर्थ आपका किसके साथ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मतलब फोर्थ आपका सी के साथ हो जाएगा। बाकी जो हेयर रूट होते हैं ये किसमें मदद करते हैं, जो हमारे मूल रोम होते हैं ये आपके जल के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने में जो रूट्स के मूल होते हैं वो मदद करते हैं। उन्हीं की सहायता से फिर क्या होता है, जाइलम ऊतक की सहायता से जो पानी है वो आपके प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो पहला तो आपका किसके साथ हो गया, बी के साथ, दूसरा आपका किसके साथ हो गया, डी के साथ, तीसरा किसके साथ हो गया आपका ए के साथ, और चौथा आपका किसके साथ हो गया, सी के साथ। मैंने सीधा आंसर दे दिया है, थोड़ा सा जंबल करके ऑप्शन दे सकती हैं बाकी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, पादप का जनन भाग होता है उसका। देखिए पिछली वीडियो में, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था फीमेल जो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं तो वो किस में थे, हमारे फ्लावर के अंदर थे, पुष्प के अंदर। तो जो पादप का जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। उसमें हमने देखे थे जो मेल पार्ट होते हैं वो आपका एंथर और फिलामेंट था, और जो फीमेल पार्ट थे वो आपके कौन से थे, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो ठीक है, तो आपका जनन पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, पुष्प होता है, फ्लावर होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, नर और मादा युग्मक के युग्मन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। ये नोट्स में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आप मुझे बताइए क्या बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को। यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच्योर ओवरी फॉर्म द, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। ये प्लांट की बात कर रहा है और प्लांट में ये फूल की बात कर रहा है। जब फूल के अंदर आपने देखा था ना स्टिग्मा, स्टाइले, और जो आपका ओवरी होती है, अंडाशय होता है, और जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो किस में विकसित हो जाता है, ये हमें बताना है। तो वो आपका फ्रूट में, फल में विकसित हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैच्योर ओवरी, जो परिपक्व अंडाशय है, वो किस में विकसित हो जाता है, फ्रूट में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, जो ब्रायोफिल्म होता है, पत्थर चट्टा जिसको हम बोलते हैं, अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह हमें बताना है। एनसीईआरटी में इसका बहुत थोड़ा सा बताया गया है, मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो ये पत्थर चट्टा होता है, इसकी जो पत्ती होती हैं उनकी किनारे पे क्या हो जाती हैं, कलिकाएँ निकलने लगती हैं। और फिर क्या होता है, ये जो कलिकाएँ होती हैं एक तरह से पत्तियाँ ही होती हैं छोटी छोटी, और फिर ये ज़मीन में नीचे गिर जाती हैं टूटकर, और इनके गिरने से ही क्या होता है, नए प्लांट, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पत्तियां होती हैं यही यहाँ पर जनन का कार्य करती हैं, रिप्रोड्यूस का कार्य करती हैं। तो याद रखिए जो पत्थर चट्टा है, ब्रायोफिल्म है, वो किसके माध्यम से जनन करता है, वो आपका पत्ती, ऑप्शन नंबर 2, लीव्स के माध्यम से जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, चाल का मूल मात्रक क्या होता है। सीटेट में ये क्वेश्चन बना है और बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। जो चाल होती है, स्पीड होती है, उसका मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ कार मूव विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार वो हमें बताना है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्पीड क्या होती है, जो चाल होती है वो तो होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर अब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस टाइम को ऊपर ले जाऊंगी तो वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम मतलब चाल इनटू समय। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, चाल इनटू समय। स्पीड कितनी है 40 है जो कि किलोमीटर में है, और टाइम किस में है, मिनट में, और आंसर सारे किस में है, किलोमीटर में। तो हमें किलोमीटर पर सेकेंड करना होगा। तो 15 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय। तो 40 इंटू 15, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। 15 4 जा 60 और 4 10 जा 40। तो यहाँ पर शुरू में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना किया है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब बाद में क्या करा, स्पीड कितनी हो गई, 60 हो गई, और समय उसको फिर से 15 मिनट लग रहा है। फिर से उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से 60 जो है आपका कट जाएगा, और इस बार आपका डिस्टेंस निकल कर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। तो बाद में तो उसने 15 किलोमीटर कवर किया, शुरू में कितना कवर किया, 10 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल, देखिए एक तो सिंगल हो गया आपका सेल, ऊपर प्लस चार्ज नीचे माइनस चार्ज। लेकिन देखिए जब इन दो सेलों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी। तो ये कह रहा है जब आप बैटरी बना रहे हैं 2 सेल की, तो हमें निगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल जो है इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। जब 2 सेलों की बैटरी बनाते हैं तो एक सेल का जो ऋण टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, उसको हम दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से ही संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जब एक सेल था ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो दूसरा सेल जब इसके साथ जुड़ता है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव जुड़ते हैं, ना कि निगेटिव निगेटिव। तो ये ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर गलत। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। जब किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो जाती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। जी हाँ, इसलिए तो हम फ्यूज लगाते हैं। जब करंट जो है अपनी लिमिट को एक्सीड कर देगा, अपनी लिमिट से, अपनी सीमा से अधिक प्रवाह हो जाएगा, तो जो आपका वायर है वो क्या हो जाता है, पिघलकर टूट जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। विद्युत चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती, जबकि वो तो आकर्षित करती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब हम किसी भी सब्सटेंस पर कॉइल लपेट देते हैं, कॉपर की कॉइल जब हम लपेट देते हैं और उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं उसको सेल से जोड़कर, तो होता क्या है उसमें, वो जो कॉइल उसके ऊपर लिपेटी हुई है तो वो फिर किसकी तरह काम करने लगती है, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। और सीधी सी बात है, वो फिर जब मैग्नेट की तरह काम करेगी तो वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि आयरन को अट्रैक्ट नहीं करती, पदार्थों को आकर्षित नहीं करती। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। एन इलेक्ट्रिक बेल इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जी हाँ, जो विद्युत घंटी होती है वो भी एक विद्युत चुंबक होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है और आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पेडागोजी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल इन स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ये हमें बताना है। देखिए बच्चे के अंदर हमें वैज्ञानिक कौशल, साइंटिफिक थिंकिंग को, स्किल को डेवलप करना है। उसके लिए हम बच्चे को अगर लैब में लेकर जाएंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, प्रयोगशाला का कार्य कराना, बच्चों से नए नए एक्सपेरिमेंट कराना, लैब में ले जाकर उनको इक्विपमेंट जो उपकरण है उनको यूज़ करके बताना। उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा, और जो उसकी वैज्ञानिक थिंकिंग है, जब वो नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं वो डेवलप होगी। तो साइंटिफिक स्किल को अगर डेवलप करना है तो बच्चे को हमें लैब ले जाना चाहिए, लैब में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी साइंस क्विज कराना, फील्ड विजिट कराना, साइंस ओलंपियाड कराना, ये सब इतना अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में बी गिवन ड्यू टू एम्फेसाइज इन ऑर्डर टू। विज्ञान में जो व्यवहारिक कार्य दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि हम जोर दे सकें किस चीज़ पर, वो हमें बताना है। हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, छात्रों की जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं उनको सत्यापित करने में मदद करे। जी हाँ, बिल्कुल यही सही होगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखकर आप इसको गलत मत कर देना, ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, जितनी भी लॉज और थ्योरी होती हैं, जब तक उनको वेरीफाई नहीं करा जाता तो बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आता। और कोई भी जो लॉ है, थ्योरी है, सैद्धांतिक अवधारणा है, उसको सत्यापित करना है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल वर्क से होता है। और साइंस में इसी चीज़ पर जोर दिया जाता है कि प्रैक्टिकल वर्क का मुख्य कार्य क्या होता है, कि जितने भी साइंस में लॉज और थ्योरी हैं बच्चा उनको वेरीफाई कर सके, उनको समझ सके, यही प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, उसको इम्प्रूव करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कि छात्रों के अंकों के प्रतिशत को सुधारना, जब भी मार्क्स की बात आ जाती है तो वो ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं होता। हेल्प द स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड। रिटर्न रिकॉर्ड की तो यहाँ पर, लिखित रिकॉर्ड की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। कि प्रॉपर चेकअप ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर कोई हम मॉरल की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जब हम टीचिंग कर रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल पर, तो साइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें यहाँ पर बताना है। टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने की दक्षता विकसित करना। जी नहीं, ये तो बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि खाली बच्चों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी आ जाए। ये आप समझ सकते हैं साइंस में मेन ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं। टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, जी हाँ, तर्क संगत सोच का विकास करना, ताकि बच्चे नया नया सोच सकें, खोजी बन सकें, नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकें, इन्वेंशन कर सकें। तो रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना, तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी टू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, देखिए कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन को नहीं देखते और साइंटिफिक डिस्कवरीज देख के क्या करेंगे, इस ऑप्शन को ठीक कर देंगे। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि साइंटिस्ट के नाम याद करना और उन्होंने किस किन चीज़ों की खोज की, उन चीज़ों के नाम याद करना। वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों के नाम याद रखना, ये बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फॉर्मूला, जब भी सूत्र और तथ्य की याद करने की बात आती है तो वो ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट को सारे 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।